अच्छा, तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं, बच्चों को कोर्स का पता है क्या क्या है? कुछ सुना अभी तक? इनपुट्स विल बी। अच्छा, तुम्हारा एग्जाम कब होगा? में रजिस्ट्रेशन करवा लिया ICAI में? अभी नहीं करवाई? करवा ले दोस्त। आई थिंक इसकी लास्ट डेट भी अभी तो है, टाइम तो है, पर ये कि क्या होता है, बुक्स और वो सब आ जाती है ना, तो एक पुश स्टार्ट मिलता जाता है, वो चीज़ है। तो देखो भाई, आपका जो CA फाउंडेशन है, ये आपका पड़ेगा बच्चे अटेम्प्ट जो होगा मई 2025, ठीक है। अब सर इसमें क्या क्या सिलेबस में आ रहा है, तो आप ना बच्चे इसको फर्स्ट पेज में पहले लिख सकते हो। आज हम एक चैप्टर भी शुरू कर लेंगे, बट पहले समझते भाई इंडेक्स में क्या क्या है हमारा, ठीक है। और इसमें ना बहुत सारी चीज़ें 11th-12th की हैं, स्पेसिफिकली इन अकाउंट्स, ठीक है बच्चे। तो आप ये कह सकते हैं कि अकाउंट्स के अंदर आपका कुछ टॉपिक्स हैं जो 11th-12th के हैं, कुछ अलग हैं। तो मैं पूरा पहले ना इंडेक्स बनवा देता हूँ तुम्हारा। जैसे कि तुमने BRS पढ़ा होगा, है ना? कौन सी क्लास में? 11th, ठीक है। तो भाई वो ना 10 नंबर का आता है भाई, लेकिन उसको कराने के तरीके बदल जाएंगे। आप समझना कि अब आपको स्कूल के एंगल से नहीं पढ़ाया जा रहा। आपने जो स्कूल में पढ़ा सही पढ़ा है, पर स्कूल में ना एक मशीनरी होती है, समझ आया है नहीं है तो आगे, और दूसरा ऑफिस में क्या चल रहा है और यहाँ क्या चल रहा है, वो अब आपको उसी टॉपिक वही होंगे, क्वेश्चन भी आपने वही करे हुए हैं, वो ज़्यादा है बल्कि, लेकिन उसको उस एंगल से समझ के नहीं करता। मतलब समझ रहे हो? तो बेसिकली आपकी ना टेक्निक किस तरीके से बताऊंगा वो चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो दोस्त? तो BRS है बच्चे। देन आपने पढ़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना? ये भी 11th में था, है ना? अब आई थिंक बच्चों का हट गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दिख नहीं रहा था। अब वाले बच्चे जो आ रहे हैं ना, आई थिंक, हाँ है ना, मुझे कुछ ध्यान आ रहा है, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और आपने क्या पढ़ा था बच्चे? डेप्रिसिएशन। ओहो, ये भी तो पढ़ा था, है ना? 11th में कैसे इतनी मुश्किल से छुटकारा मिला था, फिर आ गई, ठीक है ना? डेप्रिसिएशन, हाँ, एडिशनल इंटरेस्ट, बॉटल वाला, बॉटलिंग यूनिट ऐसे करके, वो जो बहुत आसान है यार, समझ रहे। उसके बाद है फाइनल अकाउंट्स। ओके, याद है फाइनल अकाउंट्स होता था वो ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, 15 नंबर का क्वेश्चन आता। ये चैप्टर में ऐसा मत सोचना कि नहीं आएंगे, लगभग ये 20 से 25 नंबर में यही है, 1/4 ऑफ दी उसमें। फिर तुमने अब हट गया था ये, पर आई थिंक एनपीओ सुना है? CUET में बच्चा आजकल करता है, वो 12th में से तो हटा दिया, ठीक है ना? 12th में से हटा दिया था तुम्हारा, CUET में थोड़ा सा ये वाला करा होगा, ठीक है दोस्त। और स्कूल का क्या करा है तुमने? एक पूरी बुक वो पार्टनरशिप की तो पढ़ी है बेटे, दोबारा पढ़नी है बेटे वही बुक, पार्टनरशिप अकाउंट्स भी। अच्छा जी, और एक और चैप्टर करा होगा तुमने स्कूल में, दैट इज रेक्टिफिकेशन, ध्यान है ना? ये भी चैप्टर था, तो है ना, ये 11th के थे, है ना? और एक और जो तुमने 12th में करा, शेयर कैपिटल, है ना? इशू ऑफ शेयर्स। और सर जी बेटे, शेयर कैपिटल के साथ साथ याद करो, इशू ऑफ डिबेंचर्स भी तो करा था, और याद करो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स था, ये भी था, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स।
आप देखोगे कितना सारा सिलेबस तो हमारा पुराने वाले ही, और इंस्टीट्यूट ने इसको इसलिए डाला होगा ताकि इसको आप थोड़ा नए ढंग से पढ़ लो, डिफिकल्टी नहीं बढ़ेगी। लेकिन जो आपने करा हुआ है ना, अब आप थोड़ा कुछ सुनकर आए हो तो एक नई बात उसके बारे में सुन लोगे। ऐसा नहीं है क्वेश्चन एडवांस लेवल आ जाएंगे। मैं अभी सीए फाउंडेशन के बच्चे जो दे रहे हैं, अगर उनको 11वीं 12वीं के सवाल दे दूंगा ना तो उनको टफ ही लगेगा। मेरे कहने का मतलब है इट्स नॉट अबाउट, इट्स अबाउट किस तरीके से पढ़ाया जाएगा ना। बातें वही होंगी, क्वेश्चन वही है, लेकिन ऑब्वियसली सोच बदल दी जाती है। तो वाली चीज़ है बच्चों। दूसरा, अच्छा सर नए टॉपिक क्या क्या है भाई, थोड़े से नए लिख लेते हैं। हालांकि इसको नया बोलूँ ना बोलूँ, आई थिंक सिंगल एंट्री भी था आपका, वो जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होता था वो था, नहीं हट गया था, डबल कराया था, पर एक ना चैप्टर भी होता था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आज ठीक है, तो एक ये है। देन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये था स्कूल में, नहीं होगा ये, है ना। एक चैप्टर है बच्चे इन्वेंट्री, मतलब जैसे क्लोजिंग स्टॉक जो तुम समझते हो उसके ऊपर पूरा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। हाँ, इन्वेंट्री तो तुमने सिर्फ सुना है फाइनल अकाउंट में नीचे दिया होता था, ट्रेडिंग में डाल दिया बैलेंस शीट में, अब वो नहीं है, गहरी बात है ना। तो इन्वेंट्री है, और क्या है, और आप कह सकते हो कुछ चैप्टर्स होते थे जो न्यू सिलेबस, अब सीए में ना न्यू सिलेबस में कई चीज़ें हट गई। तो एक आप कह सकते हैं सर थ्योरी आती है हमारी 10 मार्क्स की एग्जाम में, और ये भी कायदे से मैं स्कूल में करी हुई है थोड़ी बहुत, गोइंग कंसर्न, कंजर्वेटिज्म, ठीक है, तो देखेंगे। देन एक होता है बच्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिर्फ इतना ही लिख लो, चैप्टर का नाम बड़ा आइडिया लग जाएगा। फिर एक होता है कंटिंजेंट एसेट्स या फिर कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, क्या होते हैं जरा, छोटे छोटे चैप्टर हैं ये, ऐसा मैं सोचना बहुत हैवी आने वाले, छोटे छोटे चैप्टर है थ्योरी, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। देन एक प्रैक्टिकल होता है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, होता है बच्चे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो बस भाई ले देके तुम्हारा ये सिलेबस है, ठीक है। कुछ एक आध चीज कुछ मिस हुई हो तो अलग बात है, लेकिन आपका जो समरी है वो ये बच्चे के हमको ये सारा करना, ठीक है। सर ये कितने मार्क्स का एग्जाम होगा आपका बच्चे? 100 मार्क्स का, और एमसीक्यू है सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट, ठीक है। एमसीक्यू का है कोई पेपर? 2 है, कौन कौन से? इको एंड मैथ्स, ठीक है। 100 नंबर के होंगे, वो 2 घंटे के होंगे, और जो सब्जेक्टिव वाले हैं वो 3 घंटे के होंगे, तो 2 घंटे में 100 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे उसमें। तो ये वाला तो आपका क्या हो गया जी, सब्जेक्ट, ठीक है बच्चे। आपका क्या नाम है बच्चे? संजना। और संजना जी का क्या है, सीए या सीएम है? सीए। संजना जी कॉलेज जा रही है कोई या एसओएल से? ठीक है। तो हमने ना बच्चे टॉपिक से लिखे थे, ये लिख लिए दोस्त, लिख लिए ना सारे। तो आइए भाई कुछ आज नई बात करेंगे और हल्की हल्की बातें करेंगे। देखो बेसिकली आपकी क्लासेस जो है ना थोड़ा धीरे धीरे चलेंगी, अभी अपने को जल्दी नहीं है, बहुत टाइम। बैच बनते बनते क्या होता है, जैसे नवंबर मिड में जाके प्रॉपरली क्लासेस होनी शुरू होती हैं। तो अभी आपको क्या आइडिया लग जाएगा, आप जल्दी आओ तो बेनिफिट ही है, आपके 3-4 चैप्टर तो तब तक हो जाएंगे, पर थोड़ा हम स्पीड धीरे रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा जल्दी भी कोर्स खत्म कराने में क्या है, जब फ्लो आता है तो फिर बार बार रिपीट, और वो तो एक सिस्टम है, उस सिस्टम से चलेगा। बीच बीच में एक दो हफ्ते में 4-5 क्लासेस आपकी होंगी, ठीक है। 2-3 हफ्ते ऐसे चलेंगे, फिर फ्लो से चलेंगे बच्चों।
ठीक है, तो सर हम कौन सा चैप्टर करेंगे बच्चे? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। तो आइए सर जी हेडिंग डाल दीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। सर जी क्या हो? तो बेटे बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। और ये कितने मार्क्स का आता है? ये ना बच्चे 4 मार्क्स का आता है। और आप ये कह सकते हो कि इससे आपके ट्रू एंड फॉल्स आते हैं। आपका जो सीए का पेपर होता है ना, उसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, करना ही करना होता है, वो 20 नंबर का होता है। उसमें से 12 नंबर के ट्रू फॉल्स आते हैं। तो मतलब ट्रू फॉल्स आपको करना ही करना है, यानी और हर एक ट्रू फॉल्स 2 नंबर का होता है। तो टोटल ट्रू फॉल्स कितने होंगे? 6। उन 6 में से आप 2 से 3 कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, जिसको मैं थ्योरी पार्ट ही मान रहा हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ ना कि सर थ्योरी पार्ट क्या है, आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों मिला के थ्योरी है बच्चा, और ये 20 नंबर की आएगी टोटल। समझ रहे हो? आप लगा सकते हो कंटिंजेंट एसेट लायबिलिटी से 4 नंबर का सवाल, इससे 4 नंबर, और ये 10 से 12 नंबर। तो थ्योरी आपकी टेक्निकली 20 नंबर की पेपर में आपको दिखती है, और छोड़ नहीं सकते भाई, ऐसी डिफिकल्ट है भी नहीं। कुछ थ्योरी के 5-6 पेज उसी में से पूछते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तो बहुत सारा थ्योरी का कंटेंट है। ओवरऑल आपको अपनी अकाउंटिंग नॉलेज तो डेवलप करनी है, उसी में से ट्रू फॉल्स होता है और वो होता है। बट ऐसा नहीं है कि थ्योरी का अपना ही 100 पेज है, ऐसा नहीं। 20 पेज कर लिए, थ्योरी उसी में से आती है, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है बच्चे, तो आइए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो भाई, आप सभी बच्चों ने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, जर्नल एंट्री डालते हो, फिर क्या बनाते हो, लेजर बनाते हो, फिर ट्रायल बनाते हो, बहुत अच्छी बात है। मेरा आपसे सवाल है, अगर मैं आपको यहाँ पे जो भी नाम बोलूंगा अकाउंट का, क्या मैं कह सकता हूं कि आप सीधा सीधा बता दोगे कि अरे सर हम बता देते हैं आपको कि ये जो खर्चा है ये पीएनएल में जाएगा या ये बैलेंस शीट में जाएगा? क्यों? ऐसा सीखा हुआ है ना। जैसे कि बोल देता हूं सैलरी लिख दूं अगर मैं यहाँ पे, सैलरी आती है आपके दिमाग में आ जाता है, हम तो पीएनएल डालते थे। वेजेस, वेजेस कहाँ डालते थे? बैलेंस वेजेस। तो वो जो बोलना चाह रहा है वो कुछ और बोलना चाह रहा है कि वेजेस बिल्डिंग बनाने के लिए जो है वो बैलेंस शीट में, नॉर्मल वेजेस मान ले अभी यहाँ पे कुछ काम चल रहा है हल्का फुल्का, ठीक है, और वेजेस पे मेरा मुद्दा नहीं है अटकाने का। रेंट, पेन, बिल्डिंग, टेक्निकली आपके दिमाग में 100 अकाउंट आता है तुमको, क्योंकि मैं वही पूछ रहा हूं, तुम आंसर दे पा रहे हो। अब मैं पूछता हूं वाइट वॉश एक्सपेंस या पीएन, बैलेंस शीट, हर साल करा रहा हूं वाइट वॉश, खर्चा नहीं है। या दूसरा तरीका हो सकता है ऐसा वाइट वॉश कराऊंगा 10 साल कराने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट में वो चीजें जाती हैं जो एसेट होती है जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलता है। क्यों भाई? यही होता है ना बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में तो एसेट और लायबिलिटी जाते हैं और खर्चा कहाँ जाता है? पीएनएल में जाता है। आपने गोलगप्पे खाए, पीएनएल में भेज दो यार। लेकिन अगर आपने व्हाइट वॉश कराया, मान लो मैंने यहाँ का व्हाइट वॉश कराया, तो आप मुझे बताइए वो मेरा एसेट है
जैसे आपने वो देखा कई एड्स भी आते हैं नेरोलैक की कि एक बार खर्चा कराओ, बारिश आ रही है, धूप आ रही है, वो एकदम सेम है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या हर साल वाइट वॉश कराया जाता है? अगर वो हर साल नहीं कराया जा रहा, इट मीन्स अगर मैं वाइट वॉश करा के 5 साल तक नहीं करवा रहा, तो क्या उसका बेनिफिट 5 साल तक नहीं आ रहा? और भाई साहब मैंने 10 लाख रुपए लगा दिए वाइट वॉश पे, क्यों नहीं लग सकते? लग सकते हैं भाई। तो उसको मैं खर्चा बोलूँ या मैं एसेट बोलूँ? और अगर मैं ये बोलूँ बेसिक वाइट वॉश कर दे भाई, अगले साल दिवाली पे फिर कराऊंगा, उससे अगले साल फिर, सो दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन। आप वो जो खर्चा कर रहे हो किस एंगल से कर रहे हो? आपको कोई एक चेकलिस्ट थोड़ा ना मिल सकती है। यहाँ पे मैं अगर जो नाम लिख रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है 100 तरीके के खर्चे होते हैं? भाई साहब 1000 तरीके के खर्चे होते हैं। रिलायंस की कंपनी में क्या यही रेंट, डेप्रिसिएशन, यही सब थोड़ा ना होंगे? अब जैसे कि आप सपोज करो मेरी ज्वेलरी की दुकान है लेकिन चल नहीं रही, लोग सारे मार्केटिंग करते हैं, मैंने भाई ज्वेलरी की दुकान के बाहर एक ट्रेंड लायन रख दिया, शेर रख दिया बेटे, मैंने ट्रेंड है वो, और भाई साहब पूरे कालका जी में लोग बाहर आ रहे शेर देखने के लिए। मैंने शेर खरीदा, बैलेंस शीट, एसेट या एक्सपेंस? हाँ, देखने के लिए, मतलब वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी मेरी, एक फैसिनेशन हो गया। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट ये है? हालांकि वो इसके ऊपर अलग स्टैंडर्ड होता है, इसको एसेट बोला जाता है। तो आपके घर पे अगर वैसे तो मदर डेयरी का मिल्क आ रहा है, पर अगर नहीं है तो डेयरी फार्मिंग भी होती है ना, कितने सारे बफेलोज होते हैं, वो बफेलो का क्या सोचो, खर्चा या एसेट? खर्चा, एक बफेलो कितने की आती है? ऐसा हमें क्या पता है? उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है खाने पीने का, उसका वो तो खर्चा है, लेकिन बफेलो क्योंकि उसका एसेट इसलिए बोले, वो तो बार बार यूज कर रहे हैं। तो एक बेसिक सी चीज है कि सर जो बार बार यूज हो रही है उसको हम एसेट बोलते होंगे। तो पॉइंट इज, अगर मैं यहां पे नाम लिखता हूं और क्योंकि तुमने ये नाम बहुत बार देखा हुआ है तो तुम इसको कहां डाल देते हो, लेकिन अगर तुमको पता ही ना लगे तो तुम कैसे डालोगे भैया? और आपको एक चीज बता देता हूं, दोबारा से लिख देता हूं, ठीक है, फ्लो समझिएगा। सैलरी को पीएनएल में डालते हैं या मानते हो? क्यों डालते हैं? रीजन, बिकॉज इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस खर्चे को क्या बोलते हो? जो खर्चा बार बार होता है उसको क्या बोला जाता है? लिखना मत अभी, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स गोज टू पीएनएल। और अगर मैं यहां पे, अच्छा सैलरी की जगह अगर मैं रेंट भी बोल दूं, और अगर मैं आपको बोलूं बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कहां जाएगी? एग्जैक्टली, बिल्डिंग को आप कहां भेजते हो? बैलेंस शीट में। क्यों भेजते हो? बिकॉज इट इज अ कैपिटल। बस अब आपको मैं आपके रूटीन से तोड़ रहा हूं। पहले ये डिसाइड नहीं होता कि ये पीएनएल में जाना है, ये जाना है। पहले डिसाइड होता है कि भाई पहले तो मुझे ये बता कि ये चीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या ये चीज, आप सीधा सीधा कैसे बोल रहे हो रेंट पीएनएल? नहीं भाई, रेंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देयरफॉर इट गोज टू पीएनएल। और हमें इस चैप्टर में क्या सीखना है कि हाउ डू वी कंक्लूड दैट व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट इज कैपिटल। और फिर खर्चे का नाम कोई भी हो, क्लाइंट सामने होगा, उससे समझेंगे भाई वो तू किस सोच से तूने खर्चा करा है, फिर डिसाइड करेंगे वो रेवेन्यू की कैपिटल है कि उसे कहां भेजना है। और ये डिसाइड करना जरूरी है क्योंकि अगर वो रेवेन्यू है तो पीएनएल जाएगा, और अगर कैपिटल है तो बैलेंस शीट जाएगा। सो इट्स नॉट अबाउट लर्निंग कि हमने ट्रायल के अंदर वो 100 खर्चे देखे हैं बस उसको भेज दिया। जब आप रियल वर्ल्ड में जाओगे तो आपको खर्चे समझने पड़ जाते हैं कि क्यों कर रहा है वो खर्चा, समझ रहे हो? सो थिंग इज, जो भी एक्सपेंस होता है ना बच्चे, मैं एक्सपेंस की जगह और अच्छा वर्ड लिख देता हूं, नहीं तो आप खर्चा सीधा सोच लोगे। आउटफ्लो, जेब से पैसा जाना,
अगर तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे गोलगप्पे खाया, मोमोज खाया, वो तो भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली अगर आपका, और जनरली ना निकल जाता है दिमाग में कि एक्सपेंस, अगर आपका वो खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंस है तो वो किधर को जाएगा जी? प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर वो आपका खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो कहाँ जाएगा बच्चे? समझ रहे हो? ऐसा नहीं होता कि मैं सीधा यहाँ पे लेजर लिखूं सैलरी और आप मुझे सीधा बोलो P&L, ना, सही नहीं है ये। सबसे पहले वी हैव टू इंटरप्रेट कि ये सैलरी रेवेन्यू है कि कैपिटल। अगर ये रेवेन्यू है तो ये P&L में है, और अगर मैंने जस्टिफाई कर दिया ना कि ये कैपिटल एक्सपेंड, मैं जस्टिफाई कर दूंगा। ऐसा भी सैलरी आप देखोगे जो कैपिटल की होगी। एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, ईजी एग्जाम्पल दे दूंगा अभी, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये सैलरी कैपिटल है तो ये कहाँ जाएगा बच्चे? So we have to learn, we have to understand in this chapter that what is revenue expenditure and what is capital. क्योंकि ये समझ आ गया तो हमको समझ आ जाएगा ना हर खर्चे का। समझ रहे बच्चे? तो एक बार आप ये लिख लो बच्चे, एक बार, और पूरा लिख लेना। मैंने तो RE और कैपिटल C लिख दिया, आप एक बार पूरा लिख देना बच्चे। Go to profit and loss, balance sheet. तो सर हम लोगों को ना इस चैप्टर में क्या करना है, अब हम उसके ऊपर बात करेंगे, जो कि क्या है, फैक्टर्स दैट आइडेंटिफाई, हैंड राइटिंग समझ आ रही है ना, वेदर द एक्सपेंस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। भाई कैसे पता लगेगा? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट वी शुड नो, दैट वी शुड कंसिडर टू कंक्लूड दैट द एक्सपेंस इज कैपिटल और रेवेन्यू। और एग्जाम्पल बनाएंगे बेटे, कोई थ्योरी वोरी ऐसी नहीं आओ जरा। जैसे फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं तुम्हें बोलूं परचेज ऑफ मोटर कार और कुछ ना लिखूं, तुम्हारे हिसाब से
कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर मैं लिख दूं परचेज ऑफ मोटर कार बाय टाटा मोटर्स, टाटा मोटर पता है क्या करती है? एग्जैक्टली, क्योंकि समझना टाटा मोटर का तो धंधा ही यही है भाई, उसके लिए तो गुड्स है। ओ भाई मोमोज वाला मैदा खरीदता है, वेजिटेबल्स खरीदता है, क्या करता है उसको बेच देता है। तो जब वो मैदा खरीद रहा है तो उसको कैपिटल बोलूंगा रेवेन्यू बोलूंगा? रेवेन्यू। आपने बचपन से करा परचेज ऑफ गुड्स जिसमें आप ट्रेड करते हो। कहने का मतलब ये, जैसी मैंने बिजनेस आगे लिखा तो आपका आंसर बदल गया। यानी कि पहले भाई ये डिसाइड करने से पहले कि वो कैपिटल है कि रेवेन्यू है, उसका बिजनेस तो समझ लो। समझ रहे हो? अगर उसका बिजनेस ही इसी चीज के अंदर है तो वो रेवेन्यू है, और अगर उसका बिजनेस इसमें नहीं है तो वो कैपिटल है। समझ रहे हो? सो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट आप ये कह सकते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ एंटरप्राइज। समझ रहे हो? तो विच मीन्स अगर मैं यहां पे बोलूं, वैसे टॉप पे लिख देता तो सही है, तो जैसे लिख देते हैं परचेज ऑफ मोटर कार, और आप कह सकते हो जैसे किया मोटर है, आपके हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? आ रही समझ गए ना? और अगर मैं आपको बोलूं परचेज ऑफ मोटर कार बाय डोमिनोज, आपने देखा डोमिनोज के बाहर बाइक खड़ी होती, जब आप डोमिनोज पे ऑर्डर करते हो होम डिलीवरी के लिए, बाइक के अंदर वो पिज्ज़ा रखा जाता है, वो जो बाइक है वो कैपिटल है कि रेवेन्यू? कैपिटल। गुड। तो वो क्या हो जाएगा बच्चे? अब आप मुझे बताइए, इस रूम के अंदर जो भी चीज़ें रखी हुई, फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, फैन कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल। क्या ऐसा है कि आप जब बाहर जाओगे तो मैम आपसे पूछेंगी फैन अच्छा लगा, खरीदना है, क्रॉम्पटन का है, या मैम बोले आप चेयर पे बैठे, चेयर अच्छी लगी, खरीदनी है 500 की, एसी की कूलिंग सही लगी, एसी खरीदना है, और आपने बोला हाँ खरीदना है, तो एक अनइंस्टॉल करके आपको हाथ में पकड़ा देगा। ऐसा चल रहा है क्या? हम लोग किस चीज़ में डील कर रहे हैं? एजुकेशन, सर्विस। मैं कुछ सामान नहीं बेच रहा, आप ग्लास ले लो, ये ले लो, मैं मार्केट में तो सामान बिक रहा है ना सारा। मैकडोनल्ड्स किस में डील कर रहा है? बर्गर, पेप्सी, फ्राइज, उसके लिए वो सारे गुड्स हैं, लेकिन उसके वहाँ पे जो एसी लगा है वो थोड़ा ना खरीद लोगे आप। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या होगी बेटे? एड्यू जंक्शन के लिए जो भी लगा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दीज आर नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो बेसिकली यू शुड नो द बिजनेस, तभी तो डिसाइड कर पाओगे। आपने देखे चाइनीज वैन, देखिए चाइनीज वैन इधर, अभी इधर कालका जी के नहीं है ना बच्चे, है ना? अभी जब बीच बीच में ब्रेक मिलेगी, घूमोगे कहीं खाने पीने के लिए निकलोगे तो पता लग जाए, अच्छी वैन है। हाँ फूड वैन है, देखिए ठीक है। तो चाइनीज वैन में ना अंदर, पहले तो ये बताओ पूरी की पूरी वो जो वैन है सेटअप, कैपिटल या रेवेन्यू? वैन कैपिटल, लेकिन उसमें जो कंज्यूमेबल्स पड़े हुए हैं, पेप्सी, कोक, नूडल्स, पोटैटोज, वो सब तो रेवेन्यू होगा ना भाई, क्योंकि वो गुड्स है। तो फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा, कल को तुम किसी भी कंपनी में जाओगे पहले उसका धंधा तो समझ लो, तभी तो डिसाइड कर पाओगे। समझ रहे हो? तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया बच्चे, द नेचर ऑफ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आप डिसाइड कैसे ही कर सकते हो। ठीक है जी? अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए सेकंड। अब मैं इधर की बात करता हूं, जैसे तो मैंने ना बच्चे, तो ठीक है एग्जाम्पल बना लेते, फिर उसके नीचे नोट डलवा दूंगा। मेरा आपसे एक सवाल है कि मैंने ना ये एसी जो लगा हुआ पीछे, वो ना 40,000 का खरीदा। अब मुझे सीधा सीधा बता दो, ये 40,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी गुड।
आपको क्या लग रहा है जब मैंने ये एसी खरीदा तो दुकान पे जाके खरीदा होगा ना, वहाँ से लेके यहाँ तक लाने का कुछ खर्चा होता है, तो रिक्शे वाले भैया होते हैं या कुछ है, ठीक है। तो भाई ये इधर तक लाने में ट्रांसपोर्ट का खर्चा 1000, और पहले सारे खर्चे बता देता हूँ। तो रिक्शे वाले भैया ऊपर तक ले आएगा, यहाँ एसी है और बेटे मैं रिमोट से एसी चला रहा हूँ। मैंने कहा भैया तो चल नहीं रहा। कह रहे भाई साहब कैसी बात कर, पहले उसको निकाल के इंस्टॉल तो करा लो। अब मुझे बताइए क्या इंस्टॉलेशन का अलग से खर्चा होगा या फ्री में होती है? अलग से ही होती। मान के चल लो 2000 रुपये आए भैया, कोई और लेकर आया इंस्टॉलेशन वाला बंदा और उसने कहा सर अब चला के देखिए, अब चल जाएगा। आपके घर में तो यही है, जो भी एसी होता है कोई ना कोई तो इंस्टॉल के लिए, टीवी हो गया, आरओ हो गया, किसी ना किसी को बुलाना पड़ता है ना फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। तो मुद्दे की बात ये है सर, एसी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस कैपिटल, मतलब वो रिक्शे वाला भैया तो मैंने 1000 रुपये भेज लिया, कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल। आंसर करेक्ट है जी आपका। रीजन क्या? वन टाइम हो रहा है, ठीक है, एक लेवल पे कह सकते हो, पर और बेटर आंसर दूंगा अभी एक बार। और इंस्टॉलेशन कैपिटल, एक ही बार होगा। चलो आपने एक ही बार पकड़ी है बात अभी, तो मैं सवाल पूछ लेता हूँ। 1 साल खत्म हो गया, सर्विसिंग करा रहा हूँ, सर्विसिंग के 500 रुपये, कैपिटल या रेवेन्यू? क्यों? मैं तो हर साल करानी है। चलो अभी कह रहे हो कि ठीक है इस लेवल पे नहीं फंसा पाया, अब आप समझिएगा। जब तक आपका एसेट रेडी नहीं होता ना, रेडी का मतलब समझ लो कि लगा हुआ बटन से ना दो, उससे पहले का सारा खर्चा कैपिटलाइज करा जाता है, समझ रहे हो? ठीक है, ये एक बार है, वो भी आपका, मैं डिनाई नहीं कर रहा उस बात को, लेकिन जब आप कोई एसेट बनाते हैं, एक बार बताओ, तुमने खरीदा एसेट, ठीक है, उसके बाद क्या जब तुमने खरीदा क्या वो रेडी टू यूज है, चल रहा है वो? मैं दुकानदार को 40,000 दिए, मैं रिमोट से चला रहा हूं और मैं बोल रहा हूं मैं रूम में कूलिंग हो रही है, कैसे हो जाएगी? इज इट रेडी टू यूज? नो। जब तक आपका एसेट यूज करने योग्य नहीं होता तब तक सारा का सारा खर्चा टू मेक इट फॉर रेडी टू यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये जो फर्नीचर है, फर्नीचर छोड़ो, बिल्डिंग की बात कर लेता हूं आपसे। आप एक बात बताइए, एक बिल्डिंग है, उसमें 1 करोड़ का सीमेंट, सरिया, ब्रिक सब कुछ लगा और 1 करोड़ की लेबर लगी। क्या लेबर का खर्चा था? नहीं, मान लेते हैं ना, अभी पूरी की पूरी बिल्डिंग कितने रुपए की बनी? 2 करोड़। मेरा आपसे सवाल, बैलेंस शीट में कितने की बिल्डिंग दिखाऊं? लेबर को तो मैंने क्या पे करी है? वेजेस। और यहां पे क्या लगा है? सर जी सीमेंट, स्टील एंड मेनी अदर थिंग्स, टाइल्स, मार्बल्स, वुडन स्ट्रक्चर, फॉल सीलिंग। तो घर बनने में हजारों तरीके के खर्चे। मेरा आपसे सवाल, बिल्डिंग कितने? 2 करोड़। पर ये वेजेस तो ट्रेडिंग में नहीं जाता, लेबर को। एग्जैक्ट। बिल्डिंग जब तक पूरी तैयार नहीं होती तब तक सारा खर्चा बिल्डिंग में जाता है। ऐसी एसी जब तक पूरा तैयार नहीं होगा, तैयार का मतलब रेडी टू यूज, मैं चलाऊँ ना चलाऊँ वो मुद्दे की बात नहीं। मैंने फ़ैन खरीदा, अगर ये इंस्टॉल्ड नहीं है, इट्स नॉट रेडी टू यूज। फैन वाला आ रहा कह रहा 200 रुपये और लगेंगे, वो 200 कॉस्ट में जुड़ेगा इसमें, समझ रहे हो? तो बेसिकली आप ये कह सकते हो बच्चे, एंड आपने ये डाल दिया एकदम सही, ठीक है, तीनों कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रीजन मैंने जस्टिफाई कर दिया, मैं जस्ट एक जर्नल एंट्री डाल के ही बताना चाह रहा हूँ। एसी कितने से डेबिट होगा बच्चा? 43,000, बिकॉज इट इज एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। और मेरी जेब से कितना चला गया? 43,000। क्लियर है? अब वो अलग बात है सर उधारी पे है तो वेंडर लिख दूंगा, क्रेडिटर नहीं भैया, क्रेडिटर गुड्स के लिए होता है। और करेंगे वो भी बात कभी ना कभी। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे पॉइंट? सो आपका एक बेसिक सा फंडा,
जब तक एक एसेट रेडी नहीं होता तो उसके ऊपर जो भी खर्चा होता है वो कैपिटलाइज हो। समझ रहे हो? तो आइए लिखते हैं, एनी एक्सपेंस that is incurred any expense that is incurred till the time asset is ready for is capital expenditure। तो आप कह सकते हैं टिल द टाइम एसेट इज रेडी फॉर यूज, यानी कि रेडी फॉर यूज से पहले का सारा खर्चा हमारा क्या हो जाता है बच्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दैट्स ऑब्वियस, आपने करा भी हुआ है। आपने 11th क्लास में डेप्रिसिएशन में पढ़ा था ना, तो उसमें मशीनरी दिया होता था और इंस्टॉलेशन दिया होता था, और आप इंस्टॉलेशन को मशीनरी में ऐड करते थे। वही प्रिंसिपल है, तो नई बात थोड़ा नहीं। क्लियर है? लिख लिया बच्चे सेकंड? आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी बच्चे मतलब जैसे सीए कर लोगे फिर क्या करोगे, मतलब सीए बनने के बाद कैसे खुशी का प्रतीक हुआ हमें कि हमने कमाल कर दी है, ऐसा होता है क्या? ऐसा होगा, मतलब तुम्हें अभी पता नहीं और मैं बताता हूँ ऐसा होगा। लाइफ लॉन्ग एक ऐसी फीलिंग अटैच हो जाएगी भाई कि यार हमने करा है, समझ लो। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूँ ना कि मैं अपनी पर्सनल बात करूँ कि सर ऐसा क्या अच्छा कर दिया आपने, कि एक अच्छा और एक बुरा, तो बुरे में तो शादी होगी बेटे की, ठीक है? नहीं ऐसा नहीं, ठीक है, सोचिए, ठीक है। तो अच्छा देखो, बर्थडे तो आने ही आना है ना। लोग इतने क्रेजी होते हैं, बर्थडे भाई वो तो कुछ कर थोड़ा रहे उसमें, बर्थडे तो आने ही आना है, ठीक है। लेकिन आपने खुद से क्या क्रिएट करा, वो क्रिएट करा आप जो डिग्री अचीव करो, अगर आपने करी, बिलीव मी जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन आपके अंदर ऐसी एनर्जी आ जाएगी, जब आपको पास दिखाएगा ना, क्योंकि अभी आपको नहीं पता वो पास लिखा आने के लिए क्या मेहनत चाहिए। जब देखोगे ना तो वो पूरे दिन नींद नहीं आएगी, पूरी रात, जो आपको सिर्फ आप ही समझ पाओगे वो एनर्जी कि भाई आपने क्या पीछे छोड़ दिया। एकदम पहाड़ छोड़ दिया आपने पीछे। अगर आपका पास लिखा आ गया और अगर बच्चे का फेल लिखा आ जाता है तो दोबारा पढ़ना है वो पूरे पहाड़। अभी जब आएंगी बुक्स तो समझ जाओगे, और ये फाउंडेशन है, अभी तो बिगिनर लेवल, समझ रहे हो। इंटर में जाओगे ऐसे स्टैक बने होते हैं बेटे बुक्स के, डरा नहीं रहा आपको, कोई बोलेगा नहीं आपको पढ़ने को, आप अपने आप, आपका माइंड की कंडीशनिंग ऐसी अपने आप हो जाए। कोई ऐसा नहीं है कि सर ये तो बड़ी डिप्रेसिंग सी बात बता रहे हैं, ऐसा स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना आपको, तो सिर्फ और सिर्फ कैसे पढ़ना होता है, जो क्लास में चल रहा है बस पढ़ लिया करता। स्कूल में भी तो यही करते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जब बोलते हैं ना 10-10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है। एक बात बताओ, स्कूल में 12-12 घंटे कब पढ़ा था आपने? कहने से पेपर से पहले पढ़ते होगे या तब भी नहीं? तब पढ़ते थे ना, क्योंकि इतनी उम्मीद तो लगानी है, मतलब हाँ। अच्छा नहीं, जैसे बोर्ड एग्जाम्स है मार्च में, तो फरवरी में कितने घंटे पढ़ रहे थे? मुझे भी याद नहीं है कितना पढ़ते थे। हाँ, वो 5 घंटे नहीं होंगे अब। अगर उस टाइम पे 5 घंटे पढ़ते थे तो तुम ये लगा लो, अगर तुम्हारा एग्जाम मई में है ना, तो अप्रैल और मार्च तब आप 12-12 घंटे पढ़ रहे होगे भाई, समझ रहे हो, उस टाइम पे। अभी आपका क्या होगा, अभी आधा घंटा 1 घंटा, अभी जो एकदम बिगनिंग है, लेकिन जब आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 3-3, 4-4 घंटा, तो आपको 3 घंटा घर जाके पढ़ना। 3 घंटा क्लास चल रही है, 3 घंटा आपने पढ़ाई करी, 6-7 घंटे, इसके अलावा जो करना करो जिंदगी, जो मर्जी करो जिंदगी में, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में किसी को, समझ रहे हो। लेकिन ये जो 6-8 घंटे है ना, इस पर तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए। आपको बताता हूँ मैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चे, स्कूल में ना दबा के रखा जाता है बच्चे को,
कोई पेरेंट्स को बुला रहे, पेरेंट टीचर मीटिंग, पिटाई करवा रहे हैं, प्रिंसिपल मैडम, डिसिप्लिन, ये सब छूट जाएगा भाई तुम्हारा। ये तुम्हें समझ आ ही चुका होगा इतने टाइम में। और ये प्रॉब्लम बन जाती है उन बच्चों के लिए जिनको ये आज़ादी हैंडल नहीं हो पाती। आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, आज़ादी अपनी जगह, लेकिन आपका ये करियर का 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ आपको ये बोलूँगा, May 25 एंड May 26 इंटर तक अगर आपने कर दिया ना, उसके बाद यू डोंट नीड एनी मोटिवेशन, यू डोंट नीड एनी गाइडेंस, आप इतने बड़े हो जाओगे। क्योंकि आपने ये जो 1.5-2 साल की जर्नी देखोगे, जो डेवलपमेंट होगी, अगर आपने कायदे से कर ली तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है भाई। तो सेट हो गया भाई तुम्हारा करियर। इंटर तक भी कर लेते हैं, ऑब्वियसली पूरा ही करना है, लेकिन इंटर करना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब ऐसा नहीं है, हल्का नहीं। तो आपको बस कुछ चीज़ों का यही ध्यान रखना है कि आपको ना कोई बोलने नहीं आने वाला बच्चे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन कोर्सेज में अब क्या है, अब तुम हमारी बात सुन लोगे तो सही है, पर क्या तुम अगर 4 महीने नहीं पढ़ते तो कोई बोलेगा तुम्हारे घर वालों को समझ भी नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो। उनका फील्ड अब नहीं है वो। स्कूल के अंदर एक ऑर्गेनाइज 6 टीचरों से बात हो गई, अगर कंप्लेंट होगी तो पिटाई, सही है तो सब खत्म भाई। अब सीधा तुम पेपर में जाओगे, पेपर दोगे, रिजल्ट आएगा, तब झटका लगेगा अगले बार। तो वो पहले से ही वो कंट्रोल है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। सो हर किसी को चिल करना पसंद है भाई। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा है ऐसा कर लो, पढ़ रहे, ऐसे थोड़ा होता है। नजर कल को नौकरी भी करोगे, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे चिल करोगे, बाहर घूमो, मजे करो पूरा, ऐसा कुछ नहीं। अल्टीमेटली हर कोई मेहनत इसलिए कर रहा है, लेकिन यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ टू प्रायोरिटाइज व्हेन इट इज टू बी डन। जब पढ़ने का टाइम है पढ़ लो भाई, मजे करो, वो मजे करो भाई। मैं तो सिर्फ 6 घंटे बुक कर रहा हूँ तुम्हारे दिसंबर तक, सिर्फ 6 से 7 घंटा, बाकी टाइम पूरा खेलो कूदो भाई, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपने वो 6-7 घंटे भी नहीं इन्वेस्ट करे तो फिर प्रेशर कीप्स ऑन माउंटिंग, वो तो प्रेशर है, फिर ये हैंडल नहीं होगा। ये बस सोच रहे ना कोर्स एंड में 2 महीने में हैंडल हो जाएगा स्कूल, ना भाई ना, ऐसी गलती मत कर देना, पहले दिन बता रहा हूँ, हैंडल नहीं होगा ये। अभी सोचो ना सर हम कर लेंगे, तो बेटे ट्राई कर लेना एक बार, हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो तो झटका लग जाता। उसमें कोई गुनाह थोड़ा ना, झटका लग भी गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। या तो आप खुद से सीख लो, इंसान खुद से झटका है तो आपको समझ आ जाए, तो वो चीज़ है। बट थोड़ा सा बस आपको थोड़ा सा बस क्या रहना है बच्चे, वो जो फ्रीडम है ना, उसको थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड होके बिल्कुल ही पढ़ाई मत छोड़ देना। कॉलेज में वैसी कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, ठीक है ना। तो कॉलेज के बाहर वहाँ इंडी क्लाउड और वहीं पे बैठे रहते हो, देखा उधर ऑपोजिट, देखा, ठीक है ना। सो बेसिकली सेकंड हो गया, आइए थर्ड देखते हैं। तो जैसे सीए करने के बाद ना बच्चे, आप जैसे जॉब करोगे या बिजनेस करोगे, उसके बाद रिटायरमेंट लाइफ अगर मैं डिस्कस करूं, आपको क्या लग रहा है लोग दिल्ली से शिफ्ट हो रहे हैं क्या कि यार यहाँ नहीं रहना, पैसे कमा लिया उसने 10-20 करोड़ 50 करोड़, क्या लोग शिफ्ट हो रहे हैं कि अच्छी जगहों पे शिफ्ट हो जाए, लाइक नैनीताल, भीमताल, हिल स्टेशन पे जाके जहाँ वेदर अच्छा, ऐसे है समझ रहे हो। तो मान के चल लेते, मान लो हिमांशु जी, मान ले तेरी सीए भी होगी बेटे और तूने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, और तू कह रहा है सर दिल्ली में नहीं रहना। मैंने कहा कहाँ रहना है भाई, कह रहा है सर पहाड़ों पे रहूँगा सर मैं तो, समझ रहे। और ये बेटे कलर पे मत जाना, ये येलो कलर का पहाड़ नहीं है बेटे, ये क्या बनाया मैंने, ग्रास, ग्रीनरी, ठीक है। तो बेसिकली हिमांशु जी ने बोला सर मैं नहीं रहूंगा सर इधर, दिल्ली में बेकार है, पोल्यूशन और ये सब, पैसा कमा लिया इधर क्या कर, बट रियलिटी आपको तो बहुत सारे लोग छोड़ देते। अगर आपको इधर अर्निंग करने का इंटेंशन नहीं है, लाइक यू डोंट हैव, गुड़गांव में जॉब नहीं है, नोएडा, तो यहाँ क्यों रहोगे, तो ऐसे हैं लोग, ठीक है। तो हिमांशु जी ने बोला कि सर मैं तो केरला जाके रहूँगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, तो मैंने पूछा भाई एक बात बता, ये जो तू केरला जा रहा है कितने रुपए का घर खरीदेगा, कह रहा है सर जी 5 करोड़ रुपए का घर खरीदूंगा, बढ़िया से, काफ़ी बड़ा एरिया, लॉन है, सब कुछ है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तूने तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ जो लैंड एंड बिल्डिंग है कितने रुपए की खरीदने की बात कर रहा है बेटा, ये 5 करोड़। मैंने कहा तूने चेक करवाया जिससे खरीद रहा है, कहीं वो फर्जी तो नहीं है,
हो सकता है नकली पेपर हो, आप दिल्ली के रहने वाले को क्या पता केरला में क्या क्या फ्रॉड हो रहे हो या क्या चीज हो रहा हो। कह रहा अरे हाँ सर ये तो आप सही बोल रहे हो सर। तो मैं क्या करूं, मैंने कहा एक काम कर, एक लॉयर हायर कर और उसकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करा सारी की सारी। समझ रहे हो? तो ये गया मयंक के पास, ठीक है, और मयंक एक बहुत बड़ा लॉयर बन गया था बेटे, सीए तो कर ली थी और लॉयर भी है। तो मयंक को उसने बोला कि भाई मेरे को एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना है। तो उसने कहा करा दूंगा मैं। कह रहे कितने रुपए? उसने बोला 25 लाख लगेगा। अब मुझे बताइए हिमांशु, करवाओगे या रहने दोगे? रिस्क ले लूँ या करवा लूँ? सर ज़्यादा अमाउंट लिख दिया आपने। क्या लगता है आपको, करवाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? करवाना चाहिए। 5 करोड़ की बात है जी, सारे के सारे फंस जाएंगे। समझ रहे हो? ठीक है। और दूसरा, अब मुझे एक बात बताओ, आपको अगर केरला में कोई घर पसंद आए तो आप बस गए और आपने खरीद लिया, या आप कुछ दिन आसपास के होटल में रहे होगे, अपनी फैमिली को भी दिखाया होगा वो घर? एग्जैक्टली। और अपनी फैमिली को भी दिखाया होगा, पेरेंट्स, भाई, बच्चे, कि चलो एक बार उधर घर लेने की सोच रहे हैं। फ्लाइट से गए होगे तो भैया लेने से पहले कम से कम 4-5 चक्कर तो यूं ही लग जाते हैं। कहने का मतलब है कि भाई का फ्लाइट का खर्चा, होटल का एक्सपेंस और भी मिसलेनियस कितने रुपए लग गए? 5 लाख। और मयंक जी ने बोला कि प्रॉपर्टी एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप खरीद सकते हैं। और इस भरोसे पे हिमांशु जी ने प्रॉपर्टी खरीदी। आप मुझे बताइए कि ये जो 5 करोड़ का लैंड खरीदा, लैंड एंड बिल्डिंग बनी हुई है, वो सारा बना हुआ, कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल। लॉयर की फीस कैपिटल, और फ्लाइट और होटल का, बिकॉज इट इज इन रिलेशन टू एक्विजिशन। और आपको ऊपर जैसा पॉइंट जैसा रिलेट हो रहा हो कि सर एसएडी खरीदे तो जो भी खर्चा वही है, मैं बोली अब क्या लिख दिया, मैं कह रहा हूं इन रिलेशन टू एक्विजिशन वो भी खर्चा सारा का सारा कैपिटलाइज हो रहा है। भाई साहब ये एयरपोर्ट में बैठ के कुछ खाना भी खा रहा है ना, वो भी कैपिटलाइज हो रहा है। बिकॉज ये खर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं वहां जा रहा हूं, उसके लिए जो भी मेरा खर्चा हो रहा है इन रिलेशन टू एक्विजिशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मुझे बताइए यहां तक समझ आई पहले बात? तो इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, अभी कहानी आगे बढ़ेगी। एनी एक्सपेंस incurred in relation to acquisition of an asset is a capital expenditure। तो भाई अगर इन रिलेशन भी है ना, तो भी उसको मैं क्या बोल दूंगा बेटा कि वो क्या हो गया मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके अब हुआ क्या बेटे, हिमांशु जी यहाँ पे रहने लग गए और एक दिन इनके घर के बाहर नोटिस आ गया सरकार का कि ये जो प्रॉपर्टी है दिस डज नॉट बिलोंग टू यू, दिस बिलोंग्स टू गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को पता ही नहीं था, एक बंदा फर्जी आया उसने बेच दिया, लॉयर ने अप्रूव भी करा था, खरीद लिया। अब आप मुझे बताइए हिमांशु जी जैसे वो नोटिस आएगा किसको कॉल करेगा? अपने लॉयर मयंक जी को कॉल। और मयंक को क्या बताएगा कि यार आपने तो बोला था कि ये प्रॉपर्टी सही है, तो मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ फोटो, ये नोटिस आया, ठीक है। तो मयंक जी आपको तो हमने 25 लाख भी दिए थे और आपने बोला था कि सारा बैकग्राउंड चेक कर लिए, ठीक है। और इसने नोटिस भी भेज दिया कि सरकार ये क्लेम कर रही है। आप मुझे बताइए हिमांशु घबरा जाएगा? नहीं घबरा, पहले तो घबराएगा भी क्या। तो मैंने बोला अरे सर ये कंफ्यूजन होती रहती है, हिमांशु जी टेंशन मत लो, ऐसे नोटिस हम बहुत हैंडल करते रहते हैं, आप चिंता मत करो, हम देख लेंगे। तो हिमांशु ने कहा आप तो बहुत अच्छे इंसान है, मैं तो टेंशन हो गई थी। कह रहे नहीं मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ, ये केस हैंडल करने के 15 लाख और लूँ।
हिमांशु जी 15 लाख और देने को तैयार हो या बचाना चाहते हो? आई मीन विल यू हायर अनदर लॉयर या 15 दे के बोलेगा भाई तूने करा था तू ही दे? क्या लग रहा आपको? देना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो दूसरा लॉयर तो जिम्मेवारी वो कहेगा दूसरे वाले ने गड़बड़ कर दी, मैं तो इसी को ही पकड़ूंगा ना अभी कि तेरे को 25 दिए तूने बोला, अब केस हैंडल कर, कोई नहीं, जो लग रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, अब जो हिमांशु जी ने मयंक को कितने रुपए बेटा, कितने बोले थे? 15 लाख। ये भी तो लॉयर की फीस ही है। कैपिटल और रेवेन्यू। संजना जी क्या लग रहा है? क्या, तो मुझे क्या लेना, मेरा घर ही नहीं है ये। रेवेन्यू और हिमांशु को कैपिटल। आंसर इज रेवेन्यू। This expense is not in relation to acquisition, this is in relation to maintaining an asset. आप एक खर्चा इसलिए कर रहे हैं so that जो आपके पास है वो आपके पास रहे, you are maintaining the asset. When you maintain the asset, अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हो, that is maintenance cost. AC की सर्विस कराते हो, that is maintenance cost. Whatever AMC charges, annual maintenance charges, चाहे गाड़ी हो, मशीनरी हो, whatever. तो अगर आप कोई भी खर्चा करते हैं to maintain an asset, that is not a capital expenditure, that is a revenue expenditure. नहीं, ready to use, घर बना हुआ। नोटिस तो आया है, ठीक है, लेकिन तू ये कैसे, आप ये कह रहे हो कि सर ये अपने में एक सवाल उठ गया कि वो एसेट मेरा है कि नहीं है, मैं उसे मेंटेन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, पर मैं अभी के लिए मेरी बुक्स में तो उसको एसेट बना चुका था, तो मैं उसको मेंटेनेंस ही दूँ। और यस, आप इसके लिए आपको अब कुछ ओपिनियंस देनी पड़ेंगी। अगर आपको लग रहा है ये केस आप हारे ही हारे, ठीक है। अच्छा, आपने क्या आंसर दिया था? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अगर जब तुम्हें ये लग रहा है ये एसेट तुम्हारा है ही नहीं, तो कैपिटल कैसे है? काउंटर तो बन सकता है ना। और कोई ऐसा नहीं है कि एक यही केस चल रहा हो कंपनी में, वी हैव टू जज, समझ रहे? तो बेसिकली इस केस में प्राइमा फेसी में आपका इंटेंशन क्या बनाना चाह रहा था कि एक एसेट है जिसको मैं मेंटेन कर रहा हूं, समझ रहे? अच्छा चल, तेरे पास कोई ऑलरेडी ये लगा ले, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के कुछ नॉर्म्स पूरे नहीं हुए, तो कोई आपके ऊपर केस चल रहा है कि इसकी वजह से एनवायरनमेंट खराब हो गया, ये हो गया, फैक्ट्री के ऊपर नहीं है वो केस, ठीक है। अब मुझे बता कि उस खर्चे को रेवेन्यू बोलेगा या कैपिटल बोलेगा? रेवेन्यू बोलेगा। और मैं और बेटर एग्जांपल बना देता हूँ, अगर वो केस तू हार गया ना, तो बेटे तेरी फैक्ट्री बंद करा दूंगा, क्योंकि तूने इतने पॉल्यूटेंट्स कर दिए हैं। क्यों नहीं होता? ये हो सकता है योर फैक्ट्री, आपकी फैक्ट्री है यूपी में, उसके पॉल्यूटेंट्स की वजह से पूरे एरिया खराब है, अगर तू केस हार गया ना, फैक्ट्री पे ताला लगेगा। स्टिल यू आर मेंटेनिंग द एसेट। अब जो तू कोर्ट केस लड़ रहा है, तू मेंटेन कर रहा है उस एसेट, तो उसको कैपिटल नहीं बोलोगे, उसका क्या बोलोगे? रेवेन्यू। एंड ये तो हर केस टू केस कहानी बनने वाली बात है, तो जजमेंट वाली बात है। इफ वी कंक्लूड दैट इट इज इन रिलेशन टू मेंटेनिंग, देन इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना दोस्त? तो बेसिकली इसके नीचे आप क्या नोट डालोगे? एनी एक्सपेंस incurred in relation to maintaining an asset is a revenue expenditure. कहिए साहब, क्लियर है? ओके। और इसी से रिलेटेड ही आगे बस एक पॉइंट और देखते हैं बेटे, कोई ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं। पॉइंट नंबर है 4, सेम सा ही चलता है ये।
आप सभी बच्चों को रॉयल एनफील्ड पता है? संजय, रॉयल एनफील्ड गर्ल्स को कम पता होता है, आपसे पूछते। रॉयल एनफील्ड पता है? एक्टिवा पता है? एक्टिवा भी नहीं पता? एक्टिवा मैडम, वो एक्टिवा तो रील्स भी बनती है इतनी लड़कियों पे। हाँ, एक्टिवा पता है क्या होता है? हाँ, स्कूटी। कितने गियर होते हैं उसमें? गियर पता है? क्या सर, ये क्या सर, अकाउंट्स का कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये तो आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हो आप। तो एक्टिवा चलाइए आपने? नहीं। साइकिल? हाँ, वो तो पता लग ही गया था मेरे को, बस ये था अगर आपने हाँ बोल दिया तो बड़ी अजीब हो जाती। और साइकिल? साइकिल चलाइए। तो साइकिल में स्टेपनी होती है? स्टेपनी होती है साइकिल में? स्टेपनी तो वो होती है जो एक्स्ट्रा टायर होता है ना, तो साइकिल में स्टेपनी होती है? संजना जी कह रही गलत, कुछ तो मजाक चल रहा है ये जो समझ नहीं पा रही। स्टेपनी क्या होता है ना, जैसे स्कूटर में देखो पीछे ऐसे एक टायर लगा होता है, ठीक है? थार गाड़ी देखी होगी, थार में भी एक टायर लगा है ना, वो एक्स्ट्रा होता है कि कोई पंचर हो जाए ना तो एक टायर होता है ऐसे पता होना चाहिए थोड़ा, क्योंकि वरना ऐसे मैं इंटर में भी पूछता हूँ ना, फाउंडेशन में भी, तो पता नहीं होता। एक स्टूडेंट थी, वो कह रही थी सर मेरी एक्टिवा में 6 गियर है। 6 गियर बता रही थी। तो ठीक है, तो रॉयल एनफील्ड आपने बुलेट सुना होगा आपने, वो है ना कुछ बाइक में बड़ी आवाज आती है ना? हाँ, वही होती है बेटे। ठीक है, तो रॉयल एनफील्ड, तो रॉयल एनफील्ड एक बाइक है, ठीक है, रॉयल एनफील्ड, और तो उसको शॉर्ट में ऐसे बोला जाता है बुलेट, बुल्ट भी बोला जाता है। तो एनजीएफएस के वो बेटे, तुम्हें तो पता ही है। ठीक है, सो बेसिकली बुलेट जो है कितने सीसी की आती है? एक होती है 350 सीसी और एक होती है 650 सीसी। इनमें से ज्यादा पावरफुल कौन सी है? संजना जी, कौन सी पावरफुल है? एक 350 सीसी और एक 650 सीसी, किसमें ज्यादा पावर होगी, मतलब तेज भागेगी? क्या लग रहा है? अरे तेज भागेगी या एक्टिवा तेज भागेगी? ये क्या कर रहे हैं? हाँ, ठीक है, तो ये ना इंजन की पावर होती है, तो 650 सीसी वाली ज्यादा पावरफुल होती है। सर ये सब आप क्यों बता रहे हो? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और एक चीज बातों में पूछना चाहता हूँ जो अभी नहीं पता होगा बॉयज को भी, इनको, रॉयल एनफील्ड बनाती कौन सी कंपनी? गुड, आइचर मोटर। अरे ट्रक में तो देखा होगा आइचर मोटर्स लिखा होता है, ट्रक में तो बहुत बार देखा, तो वो रॉयल एनफील्ड भी आइचर मोटर्स का ही है, समझ रहे हो? और आइचर मोटर का शेयर प्राइस और वो दिखाऊंगा ना तुम्हें, एक बार हल्का फुल्का देखते हैं। ठीक है, ये कंपनी का शेयर प्राइस है बेटे। बात करेंगे कभी स्टॉक मार्केट की भी, तो आज ये जैसे कैसे लिखा है ना, जैसे कितने का प्राइस है एक बार बताओगे? 4770। अगर आज तुम एक शेयर खरीदना चाहते हो तो, अच्छा खरीदते कैसे? डीमैट अकाउंट होता है कुछ, ठीक है, ठीक है, तो डीमैट अकाउंट खुलवाओगे, डीमैट वाला बैंक से कनेक्ट कर देगा, तुम बाय डालोगे, बैंक से कट जाएगा, पैसे तुम्हारे डीमैट में आ जाएगा। बहुत इजी चेन हो चुकी है आज के टाइम पे। तो आज का तो इसका 4773 प्राइस है, ठीक है। अब आप देखोगे ये जैसे ना अलग अलग लिखा, मैं 1 ईयर पे कर दिया मैंने, ठीक है ना, आप देखोगे मैंने यहाँ टिक करा तो 1 ईयर आ गया। तो एक साल पहले कितने का प्राइस था इसका? 3400, देख रहे? और अभी कितना हो गया? 4700 कुछ। और आगे चलते 5 साल पहले, 5 साल पहले कितने का प्राइस था? 2000 का, और अभी कितना है? तो 5 साल में पैसा डबल हो गया, विच इज़ वेरी एवरेज। ये कंपनी बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा के दे चुकी है, अब ग्रोथ नहीं हो रही, रॉयल एनफील्ड की सेल उतनी नहीं हो रही। मैं आपको मैक्सिमम पे लेके जाता हूँ। अब देखिए साल 2000 में 1999, तब आप पैदा भी नहीं होगे शायद से बच्चे, कितने का शेयर प्राइस इसका? 1 रुपया। और तुम्हारा 1 रुपया
25 साल में 4,500 रुपये। अब समझ रहे हो, जिसने अगर किसी ने 10,000 लगाए होते, 10,000 रुपए, तो उसको 10,000 शेयर मिले होते। 1 रुपए का शेयर था ना, हो गया गलती से डाल दी मुझे बोलने पे, स्टॉक मार्केट ये तो होता है, इसने बोला खरीद लिए मैं। अगर 10,000 रुपए लगाए होते, 10,000 रुपए कह रहा हूँ, तो कितने शेयर मिल गए होते? 10,000। सो मल्टीप्लाई कर दो 4,772 से, कितना आ रहा है? इसके आगे कितने जीरो लग जाएंगे? 4। कितना हुआ? 47 लाख नहीं, 4 करोड़, 4,77 lakhs, your 10,000 rupees. And there are people who have invested that time. There are MRF का वही भी कहा, MRF का शेयर प्राइस ऊपर है काफी। बेसिकली स्टॉक मार्केट की, और आपको क्या लग रहा है डूब जाएगी कंपनी? हो सकता है डूब भी जाए कंपनी, पर आप 20 बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको ये की तो डूबेगी 40 साल बाद। लेकिन क्या ये रिटर्न आपको बैंक से मिल रही है? अगर तुमने 25 साल पहले बैंक में 1 रुपया डाला होता, तो वो ना 10 साल में डबल होता है। वो भी मैं अच्छा रेट बता रहा हूँ तुम्हें, 10% में भी अगर होगा तो 1 रुपये 10 साल बाद कितना बन जाएगा? 2 रुपये। और वही 2 रुपये फर्दर 10 साल बाद 4 रुपये। मैं कह रहा हूँ 5 रुपये ले लो, 10 रुपये ले लो, 4,000 थोड़ा बन जाएगा भाई। आप सोच के देखिए, पीपल आर अर्निंग विद दिस, बहुत कमा रहे लोग। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी टाइम पे ये तो चांस, जो ग्रोइंग कंपनीज होते हैं उस टाइम पे ये ग्रो कर रही है। अब तुम देखोगे, तुमको ये जो रिटर्न्स दिख रही हैं, अब तुम पिछले 1 महीने में देखो गिर रहा है। सो यू नीड टू हैव पेशेंस कि तुम 20-25 साल होल्ड करो। ऐसा थोड़ा ना है, ओवरनाइट थोड़ा है ये, समझ रहे हो? शेयर खरीद लो आज, जैसे ईवी सेक्टर चल रहा है अभी, ठीक है? ईवी सेक्टर क्या है? सारी गाड़ियां ये फेज आउट हो जाएंगी, ईवी की गाड़ी आएंगी, मतलब उसके स्पेयर पार्ट बनाने की नई नई कंपनी होंगी, वही कंपनी आ जाए, पर कितनी प्रोडक्शन एकदम से बढ़ जाएगी धीरे धीरे फेज आउट होगा। तो डाल सकते हैं आप शेयर में पैसा। ईवी की हजारों कंपनी है ऐसी, आपको नाम बताऊंगा, आपको नाम नहीं पता होगा, लेकिन आपने उसका ब्रांड सुना होगा, अमर राजा, पता? एमरॉन बैटरीज, जो ईवी का एक्साइड और एमरॉन, आपको दिखाता हूं। इसी को दिखा रहा भाई, ये एक साइड देख लो उधर। एक साइड का शेयर कितने का अभी? 526। एक साल में 489 था, ठीक है? 489, 500, ठीक है। एक साल पहले 264, एक साल में डबल। एक साल में, और एफडी कितने साल में डबल होती है? 10 साल। 5 साल में 183 का था, 3 गुना तो हो ही गया। और मैक्सिमम ये देख लो, ये कंपैरेटिवली वैसा रिटर्न नहीं है। इसका कितने का शेयर है? 6 रुपये। हाँ एग्जैक्टली, मतलब वो सबकी अपनी जर्नी है, हो सकता है हर के वो ग्रोथ ना मिले, पर भाई 6 रुपये 526 हो गए भाई। एंड इट इज एक्साइड, कोई डूब थोड़ा ना जाएगी, बहुत बड़ी कंपनी होगी एक्साइड भी, समझ रहे हो? तो बेसिकली ये चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जैसे घर का ऑर्थोडॉक्स तरीका होता है ना कि एफडी में ही रखो, समझ रहे हो? वो सेफ अप्रोच होती है। अगर आपका 10 लाख है तो आपको 10 की 10 अगर आप एफडी में रखते हो तो गलत है। आगे 3 लाख 4 लाख एफडी में होने चाहिए, 3-4 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में होने चाहिए, 2-3 लाख रुपए का गोल्ड खरीदो, ठीक है? डाइवर्सिफाइड, समझ रहे हो? और ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब आप जिस लाइन में जा रहे हो उसमें ये सारी चीज़ें आपको इंटरेस्ट होगी और ऐसे कमा लेता हूँ, समझ रहे हो? अब अगर आपको ऐसी दिखाऊँ, एक IRFC सुना है बच्चों ने? रील्स के माध्यम से। अच्छा, IRCTC तो सबने सुना होगा, रेलवे के प्राइस में कोई
रिस्क थोड़ा ना होता भाई ज़िंदगी में। और इन्होंने प्राइस तोड़ दिया अपना स्टॉक स्प्लिट और वो करके। अब रेलवेज का देखिएगा, इसमें पिक्चर सामने नहीं आ रही पर हाँ जी फिर भी आ जाएगी। IRCTC का शेयर प्राइस कब से लिस्ट हुआ बेटा देख रहे हो? 2019 में। कितने रुपए का? 155। कितने गुना हो गया 5 साल में? स्टॉक स्प्लिट हो गया भाई, इसलिए वो पूरी पिक्चर नहीं आएगी। एक ही शेयर होल्डर को 2 मिल गए थे, बहुत शेयर बढ़ चुका था इसका तो, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही रिड्यूस्ड लेवल पे दिखा रहा हूँ, तो भी 7-8 गुना हो चुका। बट इसका शेयर काफ़ी महंगा था। बस एक शेयर और दिखाता हूँ तुम्हें, MRF की बात करी थी। MRF इज 131 राइट नाउ, 1.5 लाख पहुँच चुका था। 5 साल का दिखाता हूँ, 1900 रुपये का था साल 2000, और 1900 से कितने रुपए का हो गया? 131। ये भी, इसका राइज भी वैसा राइज नहीं है, उसका 1 रुपया 4500 हो गया था, मतलब 45, समझ रहे हो। इसका 1900 रुपये हो रहा है, तो कितने गुना हुआ? 10 गुना होता 19,000, 100 गुना होता तो वो तो 450 गुना हो गया था, कुछ हो गया था। उसका तो एक्सपोनेंशियल था भाई, अनदर लेवल था उसका। और अब वो ग्रो नहीं कर रहा वो शेयर। वो देख ली उसने, वो जर्नी एज अ कंपनी। इट्स नॉट लाइक कि अगले 20 साल बाद तुम बोलोगे सर और क्यों नहीं हुआ उतना। नहीं होगा, हो सकता है नहीं होगा, समझ रहे हो। अगर उसका बिजनेस प्लान फर्दर नहीं इकोसिस्टम में आ रहा, नहीं होगा। लेकिन देयर आर मेनी कंपनीज, आप जब भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, देयर आर मेनी कंपनीज जो कि स्टार्ट करती हैं और वही इतने इस लेवल तक है। बट स्टिल अगर आप देखोगे 1900 की चीज़ 1,31,000 भाई, एंड दे आर टू बिग टू फेल। जो हमारे घर वाले कहते हैं बैंक में पैसा सेफ है, बैंक में पैसा सेफ होता है क्या? अगर बैंक में आपके 25 लाख पड़े हैं ना, और बैंक करप्ट हो जाए, बैंक में चोरी हो जाए, 5 लाख की इंश्योरेंस होती है, आपका पैसा डूब चुका है। हालांकि बैंक में चोरी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि इट इज टू बिग, हम सोचते ही नहीं वो चीज। बैंक में चोरी, सिक्योरिटी गार्ड होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा। तो यहाँ भी सोचो ना भाई, MRF जैसी कंपनी गिर जाएगी क्या? और गिर जाएगी तो गिर जाएगी, मैं कौन सा कह रहा हूँ एक ही कंपनी में लगाओ, 25 कंपनी में लगाओ। 20 हज़ार कल को जब आप कमाओगे, जब इतने सारे सेक्टर्स में लगा दोगे, फार्मा में लगा दोगे, सारे सेक्टर में लगा दोगे, तो 3 कंपनियां बंद होती है तो उसमें से कोई ऐसी 4 निकल गई तो भाई साहब करोड़पति बन जाता। ये बातें समझ दुनिया को आती है, पर करते बहुत ही कम, समझ रहे हो। एंड इट इज क्रेजी आजकल इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से वैल्यू अपस्केल जा रही है, समझ रहे हो। हाँ ठीक है, तो वो तो कैपिटल गेन पे 20 होता है, पर हाँ मतलब कह सकता है 30% लेती है। और वो गेन ना मतलब ऐसा होता है, वो 1 रुपये और 4500 वो गेन नहीं होता। 2018 साल को बेस बनाया हुआ, 2018 तक उसका जो भी प्राइस है ना वो कॉस्ट ले लूँगा तेरी। तो सरकार को डिटेल्ड आप इंटर में बढ़ो, ठीक है बच्चे। सुबह हाँ 20% समझ रहे, क्रिप्टो पे लग जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसी जो स्टॉक मार्केट का, ऐसी शेयर जो आसपास देख रहे हो आप, टाटा का शेयर देखते हो, ठीक है, टाटा मोटर्स हो गया। EV सेक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ो कि कैसे ला रही है सरकार, फोर्सफुली लाया जाएगा जी। हाँ डिजिटल गोल्ड, लोग बस वो इंडिया का कस्टमरी वो है नहीं। आप घर में अपनी मम्मी को बोलो, मम्मी ये जो आपका शादी का नेकलेस है इसको डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट कर दे, तो बेटे खाना बंद हो जाएगा आपका। समझ वो इट्स वेरी नॉट ईजी कि इंडिया के अंदर वो कल्चर है, बट यस मतलब वो भी है। जो गोल्ड हमारे घर में लॉकर में पड़ा वो इंटरेस्ट नहीं दे रहा, गवर्नमेंट उस गोल्ड की वैल्यू जो बढ़ रही है वो भी देगी आपको, इंटरेस्ट भी देगी, तो फायदा तो है। तो वाली चीज़ है, ठीक है बच्चों। तो आपका थोड़ा इंटरेस्ट इस तरफ भी जाना चाहिए। एंड बिलीव मी, तुमको मतलब एक ही क्लास में सारा वो जैसे बता रहा हूँ मैं, मेहनत हर किसी को करनी होती है, बट एट दी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए जल्दी से जल्दी, पैसा पर्पस बढ़ता जाए, दैट इज़ द सोल इंटेंशन ऑफ एवरीवन वर्किंग। कोई यार 5 करोड़ भी साल का कमा रहा है तो उसको यही है, समझ रहे हो। तो आप जितनी जल्दी स्टॉक मार्केट में एंटर करो, नॉट विद, मैं ये नहीं कह रहा दोस्त से उधार ले लेके करो, वो पैसा डालो कि वो डूब भी जाए ना तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जरूर ध्यान रखो।
आपने अगर इसे लोन लिया है, वो पैसा कब बनता? मैं जो भी स्टॉक मार्केट में डालता हूँ, अगर वो आज जीरो हो जाए तो मेरे को तब भी रात को नींद आ जाएगी भाई। मेरे कल के रूटीन में कोई चेंज नहीं आएगा, मेरे लिए वो डंप है पैसा, डंप। मैं अपने डे टू डे खर्चे, कोई भी इवेंट कुछ भी हो, मैं उसके बेसिस पर करी, मैं वहां से पैसा ही नहीं निकाल रहा। मैं तो बस ये उम्मीद है कि 25 साल बाद वही 10,000 अगर 400 करोड़ बन गए एक दिन तो निकाल लेंगे। इस सोच से 20 साल तक आप अभी से सोचोगे, जब तक उन्हें तो बहुत ही लेट समझ आई, और वो तुम अभी से कुछ 100 रुपये डाल दिए, 200 रुपये डाल दिए, छोड़ दिया उसको। सोचो जब तुम यहाँ से 40 साल के हो गए, हो सकता है वो 200 रुपये तुम्हें 20 लाख दे। अगर ये चीज़ है, और एकदम से भी ऐसे मत करना घर जाती मम्मी डीमैट अकाउंट खुलवाना। ठीक है, अभी आप नए नए घुसे हो, ठीक है, बट यू शुड बी अवेयर, फाइनेंशियल अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो सही है जी, मेरे हिसाब से इतना रखते हैं बेटे, और नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को आगे बढ़ा के फिर हम खत्म कर देंगे। ठीक है साहब, चलिए तो इतना रखते हैं सर जी, और मिलेंगे बहुत ही जल्द। आई थिंक तुम्हारी अब मेरे साथ क्लास कब होगी, वेंसडे होगी या फिर फ्राइडे होगी। ठीक है बच्चों, आज एक ही क्लास है। ओके, ऑनलाइन में भी दिव्यम बस अभी दोबारा कनेक्ट करता हूँ यार। ठीक है, मैं तो पुराने बैच का था। ठीक है, करता हूँ। ओके जी, बाय 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 बाय।